आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी सल्लेख। वैसे साझेदारी सल्लेख के बारे में मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज ये पूरा टॉपिक लेते हैं। साझेदारी सल्लेख होता क्या है? तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि कोई भी अगर व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करेगा, जैसे मैंने बताया, जैसे ए और बी एग्जाम्पल ले लो। ए और बी दोनों अगर साझेदारी व्यापार करना चाहते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा? अनुबंध करना पड़ेगा, अनुबंध या समझौता। और फिर मैंने आपको बताया अनुबंध या समझौता दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका मौखिक और एक होता है लिखित। अब मैंने बताया था मौखिक समझौता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखित समझौता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम मैंने आपको बताया था साझेदारी सल्लेख। ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो की बात है। तो मैंने बताया था कोई भी साझेदार अगर व्यापार प्रारंभ करना चाहेगा तो उनको अनुबंध करना अनिवार्य है। अब अनुबंध दो प्रकार से वो कर सकता है, मौखिक या लिखित। भी मौखिक भी कर सकता है, लिखित भी कर सकता है। अब अगर लिखित में करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? साझेदारी सल्लेख। अब देखो सल्लेख का मतलब क्या होता है? सल्लेख का मतलब होता है प्रपत्र। प्रपत्र। अब प्रपत्र का मतलब तो आपको खुद को पता है भाई, पत्र होता है और पत्र कैसा होता है? हमेशा लिखित में होता है। मौखिक में पत्र देखा है क्या? किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है क्या जो खाली पेपर लाके उसमें से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है? नहीं हो सकता ना। तो प्रपत्र हमेशा कैसा होता है? लिखित में होता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? लिखित अनुबंध या समझौता होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम साझेदारी सल्लेख है। तो आज हम साझेदारी सल्लेख के बारे में पढ़ते हैं। देखो साझेदारी सल्लेख, देखो साझेदारी सल्लेख साझेदारों द्वारा, जो भी साझेदार है उनके द्वारा समस्त साझेदारों के मध्य अनुबंध या समझौता। लिखित में हो तो उसे साझेदारी सल्लेख कहते हैं। अब क्या है? समझ साझेदार। अब साझेदार तो कितने भी हो सकते, दो हो भाई, 50 के अंदर तो कितने भी हो सकते हैं, कम से कम दो है। समझ साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है या अनुबंध होता है, अगर वो लिखित में है तो वो साझेदारी सल्लेख है, और लिखित में नहीं है मतलब मौखिक में तो वो अनुबंध तो होगा लेकिन साझेदारी सल्लेख नहीं होगा। अब देखो साझेदारी सल्लेख होता क्या? आपने स्टैम्प पेपर देख रखा है? वैसा ही उसी पे ही बनता है। इतने तो वो 100 के 500 के जो नोट है, गांधी जी की फोटो वो आ जाती है। फिर यहाँ पे नियम और शर्तें लिखे जाते हैं कि भाई कितने साझेदार होंगे, कौन कितनी पूंजी लेके आएगा, किसको कितना लाभ मिलेगा, आरण पे ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, पूंजी पे ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर कोई साझेदार व्यापार छोड़ के जा रहा है तो उसको हिस्सा किस प्रकार देंगे, नकद देंगे, किस्तों में देंगे, गुडविल ख्याति जो हम आगे पढ़ेंगे, उसका कोई नया साझेदार आ रहा है तो वो कितनी गुडविल लेके आएगा, कितनी गुडविल लेके जाएगा, अगर कोई जा रहा है, किसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या करना है, कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो क्या करना है। तो ऐसी आपके पास जो शर्तें हैं, वो शर्तें कितनी होती है? लगभग 22 से 23 है, जो आपकी बुक में दे रखा है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अब 22 शर्तें होती है। अब जैसे ही पूरी शर्तें इस पे लिख ली, शर्तें लिखने के बाद जितने भी साझेदार हैं, जैसे अपन 3 मांगते हैं, ए, बी और सी, तीनों ही अपने यहाँ पे क्या कर देते हैं? सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं।
अब स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर है तो आप खुद समझ लो कानूनी रूप से वैध हुआ नहीं हुआ, होगा। तो अब इस पे क्या होगा, तीनों ही साझेदार अपने क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। अब सिग्नेचर करने के बाद ये जो पेपर है वो कैसा बन जाता है, वैध। अगर ये तीनों ने इस पेपर पे साइन कर दिए, मतलब इस पे जो भी लिखा है इसके लिए ये क्या है, बाध्य है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपने स्टैम्प, आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिया, आपने बोला अब स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया भाई मैं तेरे को परसों 1200 रुपये दूंगा, और आपने साइन कर दिए, तो आप उस चीज के लिए क्या हो गए, बाध्य। अगर आप उसको 1200 रुपये नहीं दोगे तो वो आप पे केस कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लिखित प्रमाण है। तो इन चीजों पे जो भी यहाँ पे शर्तें लिखी हुई है, जो भी यहाँ पे नियम लिखे हुए हैं, जो भी यहाँ पे क्या है नियम या जो भी शर्तें जो भी है, उनके लिए जो जिन व्यक्तियों ने यहाँ पे सिग्नेचर किया है, जिन व्यक्तियों ने यहाँ पे हस्ताक्षर किया है, वो सब उसके लिए क्या है, बाध्य है। सिंपल सी बात है। अब इसका फायदा क्या है? आप सोचते हो सर इसका फायदा क्या है? अब देखो फायदा क्या होता है, समय का भरोसा नहीं होता। आज आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हो, वो आपका अच्छा दोस्त है, लेकिन कल उसको लगे कि नहीं मेरे को तो ज्यादा लाभ लेना चाहिए, तो लालच जरूरी नहीं उसके मन में, आपके मन में भी आ जाए, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके व्यापार को नुकसान होता है, झगड़ा होता है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, ये हम अनुबंध का निर्माण करते हैं। कैसा? लिखित में। तो अब अगर अनुबंध लिखित में होगा तो इसमें मान लो भाई हमने पहली शर्त डाली है कि भाई जो लाभ हानि अनुपात है, अनुपात हम चर्चा करेंगे, अनुपात है, मान लो एबीसी है तो इनका अनुपात है 3, 2, 1, मतलब ए को कितना लाभ मिलेगा 3, बी को कितना मिलेगा 2 और सी को मिलेगा 1। तो अब क्या होता है भाई, अभी तो राजी है लेकिन फ्यूचर में सी को लगा कि भाई मेरे को लाभ कम मिल रहा है, तो सी किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना करे, क्योंकि अगर सी कुछ विवाद करेगा तो हम उसको बता देंगे कि भाई ए देख एरिया थारा साइन और ये अपने नियम। जब तूने यहां पे सिग्नेचर किए हैं तो मतलब नियम पढ़ के ही किए होंगे ना, ऐसे थोड़ी कर दिए। तो साझेदारी सल्लेख या अनुबंध अगर लिखित में होता है तो वो लिखित अवस्था में सारे साझेदारों को क्या करता है, इस पत्र के लिए क्या करता है भाई, बाध्य कर देता है। तो कि अगर आपने जो नियम बना लिए, अगर आपने उस पर सिग्नेचर कर दिए, अगर आप उन नियमों को नहीं माने तो हम आपसे मनवाएंगे भाई, हम आपसे मनवाएंगे। या तो तीनों साझेदार, हाँ ये हो सकता है भाई सी ए और बी को बोलता है भाई मेरा लाभ बढ़ाओ, तो ये नया अनुबंध बना के लाभ को बढ़ा सकते हैं या इसमें परिवर्तन करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा तो वो सबकी सहमति से होगा, किसी एक साझेदार की सहमति से नहीं होगा। किसी एक साझेदार की सहमति से ये ऐसा नहीं होगा। तो साझेदारी सल्लेख का मैंने आपको बता दिया, साझेदारी सल्लेख इतना ही है अपना इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने आपको कुछ अच्छा बताया जो फ्यूचर में आपके आगे क्लासों में काम आएगा। अनुपात मतलब इसमें सारे नियम शर्तें लिखी होती जो व्यापार से संबंधित होती है कि भाई आपको व्यापार कैसे करना है। अगर कोई साझेदार इन नियमों और शर्तों को तोड़ने की कोशिश करता है या मानता नहीं है तो बाकी के साझेदार उसको ये शर्तें याद दिला सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मानता है तो भी सीधी सी बात है, बाध्य तो है ये। तो आप जैसे मान लो सी इन शर्तों को नहीं मान रहा है तो आप सीधा इस पे कानूनी कार्रवाई करके इसको अलग करो अपने व्यापार से, या कानूनी कार्रवाई करके ये शर्तें मानने पे उसको बाध्य करो, जो भी है। तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि बिना अनुबंध या समझौता साझेदारी व्यापार प्रारंभ नहीं हो सकता। आपको अनुबंध या समझौता तो करना ही पड़ेगा, चाहे लिखित करो चाहे मौखिक करो, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। बिना अनुबंध समझौता व्यापार प्रारंभ नहीं होता है। अब चाहे लिखित करो मौखिक करो वो आपके ऊपर है, लेकिन करना अनिवार्य। तो ये था आपका साझेदारी सल्लेख।
अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो साझेदारी सल्लेख के अभाव में नियम। अभाव का मतलब क्या है? साझेदारी सल्लेख, जैसे दो व्यक्ति थे, उन्होंने साझेदारी सल्लेख किया ही नहीं, उन्होंने व्यापार प्रारंभ कर दिया। तो अब उन्होंने व्यापार प्रारंभ कर दिया, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया साझेदारी सल्लेख में साझेदारी व्यापार में अनुबंध होना जरूरी है। उन्होंने अनुबंध किया नहीं और व्यापार प्रारंभ कर दिया, तो अपने क्या क्या रूल होता है आगे हम देखते हैं। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो रूल मैं बताऊंगा ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर बार इसका क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, एज इट इज सेम क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, साझेदारी सल्लेख के अभाव में नियम। अब देखो साझेदारी सल्लेख के अभाव में नियम का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। ए बी, चलो एक है अपना गौतम, एक है रवि और एक है मोहन, तीनों बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा दोस्त। तीनों ने सोचा भी अपने पैसे पड़े हैं, अपने पास थोड़े थोड़े व्यापार प्रारंभ कर लेते हैं, कि दोस्त ही तो है, कौन किसके साथ धोखा करेगा, कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, तो विश्वास की बात है। तो ठीक है भाई, तीनों ने व्यापार प्रारंभ कर दिया। अब इन्होंने व्यापार प्रारंभ, मैंने पहले बोला व्यापार प्रारंभ करने से पहले अनुबंध कब बनता है? व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व। लेकिन इन्होंने व्यापार प्रारंभ कर दिया, कोई अनुबंध वगैरह कुछ नहीं बनाया कि अपने क्या करना अनुबंध से। इन्होंने शर्तें वगैरह ऐसे मुंह से ही बना ली कि भाई लाभ होगा जब बराबर बांट देंगे, थोड़ी देर तू दुकान बैठ जा, थोड़ी देर मैं बैठ जाऊंगा, तेरा काम होगा उस दिन तू मत आना, ऐसे मन से शर्तें बना ली। फिर फ्यूचर में क्या हुआ? लाभ हुआ। अब क्या हुआ? व्यापार प्रारंभ करने के लिए पूंजी चाहिए, तो मान लो गौतम ने 1 लाख रुपए लगाए, रवि ने 50,000 लगाए और मोहन ने लगाए 30,000 रुपए। भाई तीनों ने अपनी अपनी पूंजी लगा ली कि भाई दोस्त है, मार्कन तो मोहन तो क्या मार्कन तो इतना ही है, ज्यादा मार्कन है को नहीं, ठीक है दोस्त है तो चलेगा। अब बात है लाभ कैसे बांटना, तो लाभ है तो भाई दोस्त है तो बस भावना में बह के बोल दिया भाई अपन तो बराबर लाभ बांटेंगे, कितना भी लाभ हो। लेकिन व्यापार में लाभ तो 1 साल बाद, मतलब वर्ष जब समाप्त होता है उसके बाद ही होता है, अगले दिन लाभ थोड़ी होता है। तो बात है भाई लाभ पे, तो लाभ व्यापार का, जैसे इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, अब व्यापार लाभ हुआ भाई 60,000, 1 साल का लाभ कितना हुआ? मान लो 60,000 इनका लाभ हो गया। अब बराबर बांटने के बारे, अब बराबर कैसे बांटोगे? 60,000 को बराबर बांट सकते हो कि भाई गौतम को मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 20,000, इसको भी 20,000। अब गौतम के दिमाग में आया कि भाई मैं तो 1 लाख रुपए लगाया और मेरे को लाभ कितना मिल रहा है? 20,000। और मोहन ने भी 1 लाख रुपए लगाया, उसको भी लाभ कितना मिल रहा है? 20,000। जबकि दुकान पे ज्यादा देर मैं बैठा था, व्यापार पे मैं बैठा था, सारे काम मैंने किए, झाड़ू मैंने लगाया, पोछा मैंने लगाया, सफाई मैंने की, सारे काम मैंने किए और पैसे भी ज्यादा मैंने लगाए, लेकिन लाभ मेरे को कम हो रहा है। तो अब कैसी भावना आई? विरोध की भावना। अब विरोध की भावना आई तो सीधी सी बात, झगड़ा होना ही होना है। तो अब इन्होंने, गौतम ने बोल दिया कि नहीं भाई लाभ बराबर नहीं बटेगा, जैसी पूंजी लगाई है, जैसा पैसा लगाया वैसा लाभ बटेगा, तो अपने बराबर लाभ बांटना ही नहीं है। तो भाई सब ने बोला क्यों भाई, तूने तो पहले बोला बराबर बटेगा, कि नहीं मैंने तो बोलना ही नहीं बराबर का। अब इसने क्या कर दिया? मना ही कर दिया सीधा कि भाई मैंने तो बराबर बांटने का बोला ही नहीं। अब तीनों में झगड़ा, सुलझाने के लिए क्या जाएंगे? आपको पता है कानूनी सहायता लेंगे। अब कानूनी सहायता लेंगे तो कानून ने सीधी सी बात है, कहीं जाएंगे तो पूछेंगे वकील वगैरह, जज वगैरह, भाई क्या आपने
व्यापार प्रारंभ किया है, आप ये दो बोल रहे लाभ बराबर बांटेंगे, आप बोलो बराबर नहीं बांटूंगा, तो झगड़ा, तो सुलझाना तो उनके हाथ में भी नहीं है। तो इस झगड़े से बचने के लिए साझेदारी अधिनियम जो 1932 है, अधिनियम कौन सा आपका 1932, उसने क्या किया है, इस झगड़े से बचने के लिए अगर कोई व्यक्ति साझेदारी से लेके अभाव में भी अगर साझेदारी व्यापार कर लेता है तो उसके खुद के नियम लागू नहीं होंगे, वो जो अनुबंध में लिखे हुए वो नियम लागू होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, अब नियम क्या क्या है देखो, 4 नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो 1-2 नियम और है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला नियम है पहला नियम है कि भाई जितने भी साझेदार हैं उन सब में लाभ या हानि कैसे बटेगा, कि भाई समान रूप से बटेगा। आप चाहे कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, लेकिन साझेदारी अधिनियम 1932 तो यही कहता है कि भाई जो लाभ या हानि है वो तो तुम सब में जितने भी साझेदार हैं उन सब में बराबर बटेगा। फिर दूसरा नियम है वेतन, कमीशन, बोनस इत्यादि नहीं देना। मतलब कोई भी साझेदार जो है वो अगर व्यापार के लिए कोई कार्य कर रहा है, जैसे भाई गौतम ने बोला भाई मैं तो सुबह शाम यहीं बैठा हूं, झाड़ू पोछे मैं लगा रहा हूं, तो मेरे को भी तो सैलरी मिलनी चाहिए। तो किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। पारिश्रमिक का मतलब उसको कार्य के बदले पैसा। कार्य कैसा, जैसे मान लो वो दुकान पे सुबह शाम बैठा है, या मान लो रवि कह रहा है भाई मैंने तो इस साल या इस महीने मैंने तो 10 लाख का माल बेच दिया तो मेरे को कमीशन मिलना चाहिए। गौतम कह रहा है मैंने पैसे ज्यादा लगाए तो मेरे को एक्स्ट्रा लाभ मिलना चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या होती है, पारिश्रमिक में आती है। तो पारिश्रमिक किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस या किसी प्रकार का पारिश्रमिक देय नहीं होगा, चाहे आप मांग लो लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, अब देखो आरण की बात हम चर्चा, आरण आप वैसे थोड़ा बहुत जानते हो भी, जो व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से पैसे निकालता है वो आरण होता है। तो उस पर ब्याज की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। पूंजी पर ब्याज नहीं। जो भी साझेदार व्यापार में पूंजी लगा रहा है, जैसे गौतम बोल रहा है भाई मैंने तो पूंजी ज्यादा लगाई है तो मेरे को इस पे लाभ दो, इस पे मेरे को ब्याज दो। रवि बोल रहा है जब गौतम ब्याज लेगा तो मेरे को भी ब्याज दो। तो जब साझेदारी संलेख नहीं हो तो किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का उनकी पूंजी पे ब्याज नहीं दिया जाएगा। और ना ही अगर वो आरण करते हैं निजी उपयोग के लिए, जब वो आरण करते हैं तो ना ही उनको आरण पे उनसे ब्याज लिया जाएगा। ना ही उनसे आरण पर ब्याज लिया जाएगा। अब लास्ट और चौथी जो कंडीशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण के रूप में राशि प्रदान करता है तो
उस राशि पर %6 की दर से ब्याज दिया जाएगा। देखो चारों पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है, अगर कोई साझेदार देखो पूंजी के रूप में पैसा नहीं दे रहा है, लोन के रूप में पैसा दे रहा है। किसके रूप में? ऋण का मतलब क्या होता है? अपना लोन। लोन के रूप में। सीधी सी बात है, व्यापार करोगे तो लोन के लिए पैसा तो चाहिए, व्यापार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो आप कहीं से बाहर से लोगे, तो बाहर से लोगे तो भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अगर कोई साझेदार अगर आपको पैसा दे रहा है, ऋण के रूप में पैसा, पूंजी के रूप में नहीं, लोन के रूप में अगर पैसा दे रहा है, तो उसको आपको कितना % ब्याज देना पड़ेगा? 6% ब्याज देना पड़ेगा। मतलब वो 6% ब्याज के लिए हकदार है। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साझेदारी सल्लेख के अभाव में नियम, अगर कोई साझेदार है जो साझेदारी सल्लेख नहीं बनाता है या अनुबंध नहीं करता है, तो ये 4 नियम उस पर लागू होते हैं। पहला क्या है? सभी साझेदारों में लाभ हानि बराबर बटेगा। दूसरा है, किसी भी साझेदार को सेवा के बदले, सेवा का मतलब अगर वो व्यापार में कोई काम कर रहा है तो उसके बदले वेतन, कमीशन, बोनस या किसी प्रकार का पारिश्रमिक उसको नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई साझेदार व्यापार में पूंजी लगा रहा तो पूंजी के बदले उसको पूंजी पे ब्याज नहीं मिलेगा। और अगर वो आवश्यकता अनुसार अगर आहरण कर रहा है तो आहरण पे ब्याज भी नहीं लगेगा। तो ना तो पूंजी पे ब्याज उसको देना है, ना आहरण पे उससे लेना है। लास्ट, अगर कोई साझेदार जो है वो ऋण के रूप में व्यापार में राशि देता है, ऋण के रूप में, तो कितने % ब्याज देना है? 6%। जैसे मान लो, वही एग्जांपल लेते हैं, राम है कोई, मान लो राम व्यक्ति है, राम ने व्यापार को 10,000 रुपए का लोन दिया। कितने रुपए का लोन दिया? 10,000 का। उसने बोला भाई मेरे को तो 10% ब्याज चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना ये एग्जांपल, मेरे को कितना % ब्याज चाहिए? 10%। अगर साझेदारी सल्लेख है, अगर आपने अनुबंध किया हुआ है, तो सीधी सी बात है, आपने अनुबंध में ये लिखा होगा कि भाई कोई भी साझेदार अगर पैसा देगा लोन के रूप में, हम उसको 10% ब्याज देंगे, तब तो वो ब्याज का हकदार है। अगर साझेदारी सल्लेख नहीं है, साझेदारी सल्लेख का अभाव है, या साझेदारी सल्लेख आपने अनुबंध किया ही नहीं है ना, जब आपने अनुबंध नहीं किया है तो ये नियम लागू होंगे। अब वो मांग 10% रहा है, लेकिन हमारा नियम क्या कहता है? 6%, तो उसको 10% नहीं मिलेगा। कितना % मिलेगा? 6%। तो आज का हमारा टॉपिक साझेदारी सल्लेख और इसके अभाव में नियम, 4 नियम है, इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है। सिर्फ 4 नियम है साझेदारी सल्लेख के अभाव में, ठीक है। एक तो लाभ बराबर बांटना, दूसरा किसी साझेदार को किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देना, तीसरा पूंजी पे ब्याज नहीं देना, ना आहरण पे ब्याज लेना, और चौथा अगर कोई साझेदार ऋण के रूप में राशि लाता है तो 6% की दर से उसको ब्याज देना।